ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने अदर सोर्सेस सेक्शन 56(1) रेसिडुअल हेड, कोई भी हेड में यहाँ पे इनकम टैक्सेबल नहीं होगी तो इस हेड पर इनकम टैक्सेबल होगी। 56(2) में स्पेसिफिक डिविडेंड से लेके काफी सारे पॉइंट्स हमने किए। डिविडेंड में स्पेशली 222 डिम डिविडेंड 222 ए, बी, सी, डी एंड ई। Distribution of assets, release of the asset up to the value of accumulated profit 222A, debenture, stock, etc. given to equity shareholder and bonus given to preference shareholder. Liquidation पे कोई भी asset करेंगे 222C, reduction में कोई भी distribution करोगे 222D, and closely held company उसके beneficial shareholder which is holding 10% or more what shareholder, okay, holding shares of 10% और मोर, उसको लोन प्रोवाइड करेंगे या ऐसे कोई कंसर्न को लोन प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो बेनिफिशियल ओनर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तो वो लोन भी क्या हो जाएगा, सेम डिविडेंड अप टू द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। फिर हमने ये भी देखा कि अगर क्लोज हेल्ड कंपनी है वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा प्राइस की शेयर इश्यू करेंगे, प्रीमियम से इश्यू किया है और इश्यू प्राइस इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो ज्यादा अमाउंट जितना है फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा अमाउंट है इश्यू प्राइस उतना आपका इनकम हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एंड 51 में हमने ये भी देखा फॉरफिटेड मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4 अदर सोर्स में आएगा 56 to 9। एंड 8 में हमने देखा interest on enhanced compensation will be taxable in the year of receipt irrespective of year for which interest is received, और 50% डिडक्शन मिल जाएगा 57(4) में। चलो, नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, taxation of gifts। Okay, any sum of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration subject to tax in the hands of recipient। टोटल 5 कैटेगरी है यहां पे। कैश मतलब इसमें कैश भी आ जाएगा और चेक और ड्राफ्ट, ये सब कुछ आ जाएगा। अगर कैश गिफ्ट आपको मिल रही है, कैश गिफ्ट, हाँ, तो कैश गिफ्ट आपको मिल रही है एग्रीगेट इन एक्सेस ऑफ 50,000, यहां पे हम क्या करेंगे, ऑल ट्रांजेक्शन बोले तो ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट कैश अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, अगर 50,000 से ज्यादा आपको गिफ्ट मिल रही है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अदरवाइज देन बाय एनी कंसिडरेशन, आपको कैश, बैंक ट्रांसफर, चेक, ड्राफ्ट कुछ भी मिला, और यहां पे हमें देखना क्या है, पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ। अगर 50 से ज्यादा है तो ही टैक्सेबल होगा, अप टू 50 नॉट टैक्सेबल, और अगर 50 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, मान लीजिए यू आर मिस्टर ए और आपने कई सारी गिफ्ट रिसीव की फ्रॉम बी, आपको मिला 20,000, सी, डी, अलग अलग पर्सन से आपको अमाउंट मिल रही है। फॉर एग्जांपल, इसने आपको 20,000 की गिफ्ट दी, इसने आपको 30,000 की गिफ्ट दी, इसने आपको 40,000 की गिफ्ट दी, तो बोले पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम एनी पर्सन, ओके, टोटल एग्रीगेट देखना है कि आपको कितना मिला, तो बोले टोटल एग्रीगेट मिला ₹90।
तो क्या ये एक्सीडिंग 50 है? हाँ, यस। देन फुल अमाउंट 90,000 टैक्सेबल, ओके, अंडर अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्स में उसको टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एग्रीगेट ट्रांजैक्शन कैश इन एक्सेस ऑफ 50,000। कैटेगरी नंबर 2, मूवेबल प्रॉपर्टी। विदाउट कंसिडरेशन। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? अब देखिए यहां पे हम गिफ्ट के प्रोविजन में जो भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो प्रॉपर्टी वही होगी जो कैपिटल एसेट है। कैपिटल गेन में जो कैपिटल एसेट है वही यहां पे प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मतलब अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो वो उसका आपको गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कैपिटल एसेट में कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है? बोले शेयर्स, सिक्योरिटीज, गोल्ड, ज्वेलरी, दोज ऑल आर टू बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एसेट। वो प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। तो सर प्रॉपर्टी में क्या कंसीडर करेंगे? चलो कैश में तो आपको कैश मिला है 50,000 से ऊपर, तो यहां पे वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे? क्योंकि इसको आपको मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो यहां पे इसके लिए हमें कंसीडर करनी है क्या? इसकी फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। और यहां पे भी क्या कंसीडर करना है? ऑल ट्रांजैक्शन, मतलब एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल Miss A received diamond ring from from B, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? तो बोले इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है ₹150। तो बोले इन एक्सेस ऑफ 50, यस, तो दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ Miss A। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा? और यहां पे देखो मैंने क्या बोला है? विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, तो वही इसी को तो गिफ्ट बोलेंगे ना, विदाउट कंसिडरेशन होगी तो। अभी कंसिडरेशन लेंगे करोगे तो क्या गिफ्ट होगी, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। कैटेगरी नंबर 2, यहां पे भी एग्रीगेट ट्रांजेक्शन। कैटेगरी नंबर 3, मूवेबल प्रॉपर्टी। With less consideration. Movable property with less consideration. Movable property with less consideration. तो एक बात समझो यहां पे, नॉर्मली हमें क्या कंसिडर करना होगा यहां पे? ओके, कंसिडरेशन होगा तो गिफ्ट कैसे होगी? अब देखिए वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मिस ए को डायमंड रिंग पसंद आ गई, बट बी ने बोला बजट जो है, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? बोले 150, बट मेरा बजट 110 है, तो इसलिए आई विल चार्ज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कितना चार्ज करेंगे? बोले 40,000 आपको देना पड़ेगा, मैं सिर्फ 1,10,000 दूंगा। ओके, तो गिफ्ट तो दिया बट
1.5 लाख की जो रिंग है वो 40,000 में दे दी, तो मतलब यहां पे गिफ्ट किया हुआ, इज इट 1,10,000 इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट। तो यहां पे क्या करना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेस कंसीडरेशन, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, क्या ये डिफरेंस एक्सीडिंग 50 है? सेम थिंग, ऑल ट्रांजेक्शन एग्रीगेट। ओके, अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, हाँ, तो फिर ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगी। सेक्शन 56(2)(10). इज इट क्लियर? तो सर ये बार बार आप बोल रहे हो ओल एग्रीगेट ओल एग्रीगेट ओल एग्रीगेट, मतलब ये तीनों का टोटल करना पड़ेगा? नहीं, कैटेगरी वाइज एग्रीगेट, मतलब कैश इंडिपेंडेंटली एग्रीगेट। बट सर मूवेबल में तो ये दोनों मूवेबल ही है। अब देखिए नए मॉडल में देखोगे ना 3 कैटेगरी बनाई है, बट एग्रीगेट तो आपको इन दोनों का भी नहीं करना है। 3 कैटेगरी कैसे बनाई है? कैश, मूवेबल, इमूवेबल। फिर मूवेबल में 2 बाइफर्केशन, इमूवेबल में 2 बाइफर्केशन, तो ऐसे करके 5 होता है। ठीक है, तो एग्रीगेट कैसे होगा? मूवेबल विदाउट कंसिडरेशन का एग्रीगेट, मूवेबल विथ लेस कंसिडरेशन का एग्रीगेट अलग से। तो तीनों का अलग अलग एग्रीगेट करना है, और इंडिपेंडेंटली 50 प्लस ज्यादा होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो गिफ्ट टैक्सेबल होगी। समझ में आ रहा है? कैटेगरी नंबर 4, इमूवेबल प्रॉपर्टी। विदाउट कंसीडरेशन, ये विदाउट कंसीडरेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन। अब देखिए जैसे मूवेबल में हम क्या कंसीडर करते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू, बट इमूवेबल में हम क्या कंसीडर करते हैं? इमूवेबल में क्या कंसीडर करते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है? वैल्यू अडोप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी, दैट यू वेरी वेल नो। 50C में किया था हमने, याद करो। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में मान लीजिए आपने किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की, लैंड, बिल्डिंग, टेनामेंट, लैंड, ओपन प्लॉट, फ्लैट, कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने किसी को ट्रांसफर की जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो यहां पे हम एग्रीगेट नहीं सिंगल ट्रांजैक्शन देखेंगे। आप ही मुझे बताओ यहां पे एग्रीगेट देखने की भी क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू 50,000 भी ना हो? और लानत ऐसी प्रॉपर्टी के गिफ्ट पे, ओके, जिसकी वैल्यू 50,000 भी नहीं है और गिफ्ट दे रहे हैं, तो रखो आप अपने पास, नहीं चाहिए। वैसे कोई एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 से तो ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, बराबर है, इसलिए यहां पे एग्रीगेट नहीं आएगा, सिंगल ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन में चेक करना पड़ेगा। हाँ, फिर भी अगर आपको ऐसी कोई छोटी सी प्रॉपर्टी मिल रही है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40,000 है, तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ लेस कंसीडरेशन। मतलब यहां पे क्या होगा समझो,
कंसीडरेशन इज लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो यहां पे डिफरेंस बोले तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस कंसीडरेशन। अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन 50,000, नॉट 50, ओके। बाय द वे, ये विथ लेस कंसीडरेशन को लेके एक सेक्शन याद आती है, कौन सी वाली? सेक्शन 50C। क्या थी सेक्शन 50 थी? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, 50C 43CA याद है कि नहीं है कुछ? मान लीजिए इसने प्रॉपर्टी सेल की, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी सेल की, मिस्टर बी जो बायर है उसको कितने में सेल की? बोले 30 लाख। ये है कंसीडरेशन। क्या है? कंसीडरेशन। जबकि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है कितना? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ₹35 लाख। तो पहले तो 50C क्या बोलेंगे, चेक करो। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीडिंग 110% ऑफ कंसीडरेशन है कि नहीं है? हाँ है। तो मिस्टर ए के लिए कंसीडरेशन क्या हो जाएगा? बोले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख। ओके, तो पहले ऐसा हुआ करता था। मिस्टर बी के लिए क्या होगा समझो। मिस्टर बी को बोलेंगे आपको 35 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख में मिल गई ना। आपको प्रॉपर्टी कितने की थी? बोले जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 35, और आपको ये प्रॉपर्टी कितने कंसीडरेशन में मिली? बोले 30 लाख। तो आपको तो 5 लाख गिफ्ट में मिला ना। ऐसे कैसे गिफ्ट में मिला? अरे 35 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख में मिल रही है तो 5 लाख तो गिफ्ट ही हुआ ना आपको। हाँ, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। सर यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डबल बेनिफिट नहीं हो रहा है। देखो एक्चुअली प्रॉपर्टी कितने में बिकी है? 30 लाख। चलो आप कंसिडर करते हो 35 लाख इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो 35 लाख है तो 35 लाख ऑलरेडी कैपिटल गेन में तो आ गया है। ऊपर से 5 लाख आप अदर सोर्स में किसी और के भी ले रहे हो, डबल डबल आएगा ना डिपार्टमेंट को। अब देखिए उससे पहले क्या रखा था समझो कि अगर इन्होंने 35 लाख कर दिया है 30 का और 50C के मुताबिक हो गया है तो मिस्टर बी को ये टैक्सेबल नहीं होगा, ऐसा रखा था। फिर बाद में क्या होता था, ना यहां पे 5 लाख पे टैक्स मिलता था ना वहां पे कोई स्टैम्प ड्यूटी पे टैक्स भरता था। वो बोलते था मैंने तो 30 लाख में सेल किया तो मैं 30 लाख नहीं भरूंगा। तो डिपार्टमेंट को ना यहां से टैक्स मिला ना वहां से मिला। इन्होंने क्या किया, फिर वो जो एग्जेम्पशन दिया था कैटेगरी नंबर 5 में वो हटा दिया। बोले नहीं अभी डबल टाइम टैक्स मिल रहा है, टैक्स नहीं मिलेगा इससे तो डबल टाइम टैक्स मिल रहा है, बेहतर है। ठीक है, तो एक 50C में क्या होगा, ये जो सेलर है सेलर उसको सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगी अगर इसके लिए कैपिटल एसेट है। अगर वो बिल्डर है तो 43C है और उसको तो 35 लाख हम टैक्स करेंगे ही करेंगे। अभी बात आती है मिस्टर बी बायर की। आपको 35 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख में मिली कि नहीं मिली? 5 लाख मुफ्त में मिला। हाँ, तो बोले वो 5 लाख आपका यहां पे गिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है, 50,000 से ज्यादा है। इसकी वैल्यू क्या है, 50,000 से ज्यादा है। बट सर यहां पे तो आप बेनिफिट दे रहे थे ना 10% तक हियर एंड देयर चलेगा, हियर एंड देयर चलेगा। हाँ तो वो यहां पे भी देते हैं क्या? तो यहां पे बोलेंगे 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन विच एवर इज हायर
इन दोनों का जो भी हायर फिगर है उससे डिफरेंस ज्यादा हुआ तो ही टैक्सेबल होगा। चलो, तो यहां पे कंसीडरेशन कितना है? 30 लाख। तो यहां पे 10% ऑफ कंसीडरेशन ₹3 लाख हुआ। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल में ऐसा 3 लाख कोई फिगर नहीं है, फिगर सिर्फ 50,000 और 10%, विच एवर इज हायर। तो अगर ये केस में अगर आप देखोगे, क्या 5 लाख 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन, दैट इज 3 लाख, विच एवर इज हायर 3 लाख। क्या वो 3 लाख से ज्यादा है? बोले हाँ, ये 5 लाख जो है वो इस 3 लाख से ज्यादा है। हाँ, तो फिर 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, डिफरेंस। देन टैक्सेबल अमाउंट विल बी, यस, देन डिफरेंस इज टैक्सेबल। समझ में आ रहा है? और यहां पे भी सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब इमूवेबल तो सिंगल ट्रांजेक्शन ही आने वाला है। तो ये 5 कैटेगरी क्लियर है गिफ्ट के लिए, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के लिए 5 कैटेगरी क्लियर है आपको पहले। अब इसमें हम डिटेल में जाएंगे, और पहले ये कैटेगरी समझ लो, ये कैटेगरी कौन कौन सी है। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और इनिक्विटी कंसिडरेशन विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द एंड्स ऑफ रिसिपिएंट वाइड सेक्शन 56 to 10। कैटेगरी जो पांचों मैंने आपको बताई थी वही है। यहां पे देखोगे डिफरेंस विल बी चार्जेबल। अगर डिफरेंस इन दोनों के हायर फिगर से भी ज्यादा हुआ तो पहले 3 ट्रांजेक्शन में एग्रीगेट एग्रीगेट एग्रीगेट, लास्ट के 2 कैटेगरी में सिंगल सिंगल। हाँ, तो एप्लीकेबल कब होगा? As I said, would apply only to property which is in the nature of capital asset. ओके, तो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। और यहां पे अगर आप देखोगे डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने डेफिनेशन दी है आगे, तो उसमें अगर आप देखोगे कि फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग कैपिटल एसेट शैल बी एसेसेबल: इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर्ड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। सिर्फ इसी की बात हो रही है, मतलब यहां पे समझो सिर्फ कैपिटल एसेट की बात हो रही है। कार इज नॉट ए कैपिटल एसेट, वो गिफ्ट में मिलेगा तो नहीं टैक्सेबल आएगा। ओके, चलो इतना क्लियर है। हाँ, अभी ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्शन इसका बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पे वो टैक्सेबल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिले
फ्रॉम एनी रिलेटिव, हाँ ठीक है, फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, रिलेटिव से, अरे फादर ने सन को 5 लाख दिए, 10 लाख दिए, 50 लाख दिए, 5 करोड़ दिए, कुछ भी दिया, फादर सन को नहीं देंगे तो किसको देंगे, ठीक है। या फिर रिलेटिव में फैमिली ब्लड रिलेशन में है तो दैट इज ओके, कंप्लीटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव फॉर दिस पर्पस, क्योंकि हमें पता है इनकम टैक्स में रिश्ते बदलते रहते हैं, ठीक है। रिलेटिव की डेफिनेशन है, बार बार प्रोविजन टू प्रोविजन बदलती रहती है, बट ये जो डेफिनेशन है ना, यहां पे हाईएस्ट डेफिनेशन दे रहे हैं। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 56 to 10 गिफ्ट के लिए रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है? नंबर 1, ये तो आएंगे स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ओके, ब्रदर सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर्स ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सॉलियर, ठीक है। ब्रदर सिस्टर्स ऑफ द आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, फादर के ब्रदर अंकल, फादर के सिस्टर आंटी। इंग्लिश में ये सही है, अंकल आंट बोल दो सब कुछ आ जाएगा। हमारे यहाँ मतलब फूफा जी, मतलब ऐसा था कोई, ओके, फिर अंकल बोलेंगे, काका, चाचा, व्हाटएवर आप बोलोगे, ठीक है। ब्रदर सिस्टर्स ऑफ द मदर, मामा, मासी, ओके, तो ये सब रिलेटिव में आ जाएंगे। लीनियल एसेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल के एसेंडेंट, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, डिसेंडेंट, ओके, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। एसेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस के एसेंडेंट, ओके, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डिसेंडेंट तो कॉमन ही हो गए, दूसरी शादी से वो हो गए तो फिर दैट इज डिफरेंट मैटर, ओके। बाकी स्पाउस के डिसेंडेंट और आपके डिसेंडेंट तो कॉमन ही हो गए। स्पाउस ऑफ द पर्सन रिफर टू इन B2F और इन सभी के स्पाउस, मतलब यहां पे ब्रदर सिस्टर्स तो उसके स्पाउस, फिर पेरेंट के ब्रदर सिस्टर्स तो उसके स्पाउस, मतलब मामा आए तो मामी आ गए, ओके, मौसे आए तो मौसा आ गए, ठीक है, फूफा फूफी सब आ गए, ओके। बट यहां पे एक बात समझो, कजिन नहीं लिया कहीं पे भी, ओके, कजिन को रिलेटिव नहीं मानते, बोले रियल ब्रदर सिस्टर्स ओनली, ओके, कजिन्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज द रिलेटिव, वो आएंगे, स्टेप्स कवर हो जाएंगे। HUF के केस में एनी मेंबर देयरऑफ, और ये गिफ्ट का प्रोविजन सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए है, ठीक है। ये रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत समझ लेना, कौन कौन आने वाला है, कौन कौन नहीं आने वाला। देखो एक बात समझ लो, रियल ब्रदर सिस्टर्स आएंगे, फादर के भी, पेरेंट्स के भी ब्रदर सिस्टर्स आएंगे, बट पेरेंट के ब्रदर सिस्टर के चिल्ड्रन नहीं आएंगे, कजिन्स नहीं आएंगे। फिर चाहे चाचा का सन डॉटर हो या किसी भी तरह के कजिन्स हो, वो कवर नहीं होंगे। दूसरी बात, स्पाउस की ओर से फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के रिस्पेक्टिव स्पाउस, ओके, वो सब कवर हो जाएंगे। बट फादर इन लॉ के ब्रदर सिस्टर काउंट नहीं होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स काउंट होंगे अपने खुद के, बट ग्रैंड पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर्स काउंट नहीं होंगे, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर काउंट होंगे, मतलब दादा के बड़े भाई हैं, ओके, बड़े दादा जो भी बोलते हो आप, ठीक है, वो कवर अप नहीं होंगे रिलेटिव। आर यू गेटिंग इट? तो एक तो रिलेटिव है, उससे अगर आपको गिफ्ट मिला तो यहां पे 50,000 से ऊपर हो, कुछ भी हो, टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा एक्सेप्शन, मैरिज के ओकेजन में आपको कुछ भी गिफ्ट मिले, फुल्ली टैक्सेबल, ओके। तो ये सिर्फ मैरिज के ओकेजन की बात हो रही है। गिफ्ट ऑन द अदर ओकेजन लाइक बर्थडे विल हाउएवर बी टैक्सेबल, ओके, ब्रैकेट करके लिख दो। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, इंडिविजुअल का जो मैरिज होता है उसमें जो भी गिफ्ट मिलती है वो एग्जेम्प्ट। और यहां पे देखो, मैरिज में चाहे गिफ्ट रिलेटिव से रिसीव हो, फ्रेंड से हो या किसी भी पर्सन से हो, वो एक दिन आपको अलाउड है, ओके।
पता है उसके बाद तो इसकी हालत खराब ही होने वाली है, ठीक है। ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज बोले गिफ्ट ले लो, जितनी भी लेने हैं ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सॉरी, हाँ अभी आनंद अंबानी की शादी, हाँ वो हो जाएगा एग्जाम सब कुछ, उसको कुछ भी नहीं। हाँ बट ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज ही होगा ना, रजिस्टर तो ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज करेंगे ना, वो भले ही प्री वेडिंग हो बट वो अकॉर्डिंग टू मैरिज ही दिया है ना, तो वो ऑन पेपर तो ऐसा ही बताएंगे कि जब मैरिज था उस दिन दिया, दैट इज ओके एग्जाम। या विल से या इनहेरिटेंस से कुछ भी मिलता है, ओके, तो ऑब्वियसली विल्स या इनहेरिटेंस से किसी को गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेट ऑफ द पेयर और डोनर, अब देखिए कई बार डोनर है उसको लगा है कि अभी जाने का समय हो गया है, ठीक है, तो उसने उस कंटेम्पलेशन से किसी को ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट दे दी कि अभी ये मेरी सारी प्रॉपर्टी में बांट रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिसको भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लोकल अथॉरिटी ये कब गिफ्ट देने लगेगी? मान लीजिए लोकल अथॉरिटी से आपको कोई गिफ्ट मिला कचरे के डब्बे मिलते हैं, वो भी ग्रीन ब्लू, और कुछ तो मिलता नहीं है, हाँ फिर भी मिल गया लोकल अथॉरिटी से कुछ भी, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेम भी कोई फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, अगर उससे आपको कोई भी गिफ्ट मिल गया, 1023 के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका काम ही क्या है, नॉट फॉर चैरिटेबल, मतलब नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, चैरिटी के लिए वो डोनेशन देते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं, ठीक है, तो अगर उससे आपको कोई भी गिफ्ट मिला एग्जाम। सेम वे चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, उससे अगर आपको कुछ भी मिला, बाय एनी फंड बाय यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, बाय एनी फंड, ट्रस्ट और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, अब वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर याद करो 47 में हमने कई सारे ट्रांजेक्शन देखे थे विच इज नॉट ए ट्रांसफर, तो उससे आपको कुछ भी मिलता है तो वो भी एग्जाम्प्ट। ट्रस्ट क्रिएटेड सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम क्लास ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और गवर्नमेंट को पावर दिया है कि आप किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को एग्जाम कर सकते हैं, और वो पावर यूज करके गवर्नमेंट ने इन लोगों को एग्जामिशन दिया ड्यूरिंग कोरोना, जब कोविड-19 आया था, ठीक है, तो उसमें उन्होंने सर्कुलर निकाला 2022 में, क्या स्पेसिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ इंडिविजुअल्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल को किसी भी पर्सन से ये कोरोना की इलनेस के लिए उसके मेंबर को, फैमिली मेंबर को या उसको किसी भी से कुछ भी अमाउंट रिसीव हुआ, बोले इसको कोरोना हुआ है, चलो उसको 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, बेनिफिट दे दो, ओके वॉट एवर, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना हुआ है, मतलब ड्यूरिंग दैट सिचुएशन कई सारे एसोसिएशन से जो ऐसे दे रहे थे, ठीक है, फंड, तो उसके लिए सीजी ने नोटिफाई किया कि इंडिविजुअल को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, क्या कि कोविड-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, कोविड-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट था, चाहे इंडिविजुअल का, उसके फैमिली मेंबर का, और उसका मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उसके पास है, और ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑफ डायग्नोसिस इज देयर, और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग डिटरमाइंड एज कोविड-19। तो इन शॉर्ट कोविड-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट आया, उसके 6 महीने के अंदर कुछ भी अमाउंट मिला, किसी से भी मिला, the detail of amounts so received in any financial is to be furnished in prescribed form within 9 months from the end of such financial year, okay, so that is exempt, okay। और मान लीजिए कोविड-19 में डेथ भी हुई होगी कई लोगों की, और गवर्नमेंट ने पैकेज भी दिया था कि जिन लोगों की डेथ हुई उसको वट एवर में भी द पैकेज, या ऐसा कुछ भी किया हो, बाय ए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ डिसीज पर्सन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ द डिसीज पर्सन विदाउट एनी लिमिट। और मान लीजिए कि जिसकी कोरोना में डेथ हुई है वो जो एम्प्लॉय थे, जिसके एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला है, तो उसमें कोई भी लिमिट के बिना
कितनी भी अमाउंट मिली हो फुल्ली एग्जेम्प्ट। और कोई पर्सन से मिला है तो उसमें 10 लाख तक एग्जेम्पशन है, तो 10 लाख तक मिला होगा तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा, 50,000 नहीं 10 लाख। ओके, वेयर कॉज ऑफ डेथ ऑफ इलनेस शुड बी ऑब्वियसली कोविड-19 और डेथ हुई होगी और यह अमाउंट रिसीव हुआ होना चाहिए 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। तो लॉजिकली स्पीकिंग अभी करंट ईयर में तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 2022 में कोरोना था, अभी तो कोरोना होगा नहीं, उसमें डेथ होगी नहीं, तो इसका एज सच करंट ईयर में कोई ऑब्लिगेशंस आने वाला नहीं है। लास्ट ईयर एक था जिसमें ऑब्लिगेशन आ सकता था, ठीक है, बट अभी करंट ईयर में तो ये सब चांसेस आर वेरी लेस। ओके, फिर भी एक पॉइंट दिया है, हम एक बार कर लेना है, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, ऊपर तो लिखा ये 2 बार आ गया, चलिए सॉरी, यहां पे अभी हुआ है 92, कि 91, वही तो है, सेम टू सेम, हाँ सेम ही है, हटा दो इसको। एप्लीकेबिलिटी, हाँ दो बार रिपीट हो गया है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(10) वुड अप्लाई ओनली टू प्रॉपर्टी एंड विच इज द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। रिलेटिव में क्या आएगा, और एचयूएफ में कौन होगा, फैमिली में एनी मेंबर, और फैमिली फॉर दिस पर्पज मीन्स स्पाउस और चिल्ड्रन। ये किसके फैमिली की बात हो रही है यहां पे, ये जो कोविड-19 में फैमिली की बात हो रही है उस फैमिली की डेफिनेशन में क्या आएगा, यहां पे जो कोविड-19 में फैमिली 12 और पॉइंट नंबर 12 एंड 13 में जो कोविड-19 के लिए फैमिली की बात हो रही है उसमें स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर तभी आएंगे अगर वो फुली और मेनली डिपेंडेंट है, इसी के अलावा और कोई फैमिली मेंबर में काउंट नहीं होगा। एक और बात, 50C याद करो, जिसमें हमने देखा था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वर्सेस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो किसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, आप बता दो, किसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट की। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और बिफोर दैट part payment should be received by account pay check, account pay bank draft, electronic clearing system or other prescribed modes. Okay, otherwise date of registration. वही है, सेम लॉजिक। और अगर स्टैम्प ड्यूटी डिस्प्यूटेड है बाय वैसेसी, ओके, तो वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यूएशन करवाएंगे, ओके। यहां पे अभी देखिए, यहां पे मैंने आपको बोला ना 50C और 56(2)(10) की कैटेगरी 5, और उसमें 50C की जगह पे 43CA भी आ सकता है अगर वो बिल्डर है तो। और अभी एक और प्रोविजन आएगा TDS, ओके, TDS का प्रोविजन भी आ सकता है यहां पे 194IA। तो एक PGBP में 43CA, कैपिटल गेन में 50C, गिफ्ट में 56(2)(10) और TDS में 194IA। इन सभी का साथ में जब हम TDS कर लेंगे ना, तब मैं साथ में आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट अभी यहां पे समझेंगे तो क्या होगा, देखो, एक होगा सेलर, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ना ऊपर A और B का, वो यहां पे भी ले सकते हो आप, एक बायर। अगर सेलर के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है तो 43CA, अगर सेलर के लिए कैपिटल एसेट तो 50C, और एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, तो अगर आपको पार्ट पेमेंट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिल गया है तो एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वरना रजिस्ट्रेशन की। और क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू
एक्सीडिंग 110% ऑफ कंसिडरेशन है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस। ओके, चाहे 50 सी हो चाहे 43 सी हो। अगर डिफरेंट हैं और यस तो स्टैम्प ड्यूटी एग्रीमेंट के लेंगे, वरना रजिस्ट्रेशन के लेंगे। और यहां पे हम क्या देखेंगे, डिफरेंस 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है, किसका डिफरेंस देखना है हमें, किसका डिफरेंस देखना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस कंसिडरेशन, कैटेगरी नंबर 5 मूवेबल प्रॉपर्टी विथ लेस कंसिडरेशन। हाँ, तो फिर ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगी। और बायर के लिए टीडीएस का प्रोविजन आएगा, अभी वो टीडीएस का प्रोविजन क्या है वो जब हम टीडीएस आएगा तब हम उसमें समझ लेंगे, डोंट वरी। चलो इतना क्लियर है। चलो गिफ्ट के प्रैक्टिकल सम्स हम कर लेते हैं यहां पे। Illustration number 5. Following detail furnished by Mrs. Hemali pertaining to the year ended 31st March 24. Cash gift of rupees 51,000 received from her friend on the occasion of her Sastya Purthi. A wedding function celebrated on her husband completing 60 years of age. This was also her 25th wedding anniversary. एक बात समझ लेना, ओके। यहां पे जो एग्जेम्पशन मिलता है ना, एग्जेम्पशन ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज मैरिज बस, फिर नो मैरिज एनिवर्सरी, नो बर्थडे, नो सिल्वर जुबिली, वॉट एवर में बी द ओके थिंग्स, ओनली ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। तो ये 51,000 जो है दैट इज नॉन रिलेटिव, फ्रेंड से मिला ना, हाँ, तो फिर नॉन रिलेटिव है, therefore chargeable to tax under the 56(2)(10), chargeable to tax हो जाएगा। On the above occasion, diamond necklace worth rupees 2 lakh presented by her sister living in Dubai. Sister, relative exempt। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बट सिस्टर से मिला इसीलिए टैक्सेबल नहीं होगा। When she celebrated her daughter wedding on 21st February 24, her friend assigned in Mrs. Hemali's favor fixed deposit held by said friend in a scheduled bank. The value of fixed deposit and interest 51. अब देखिए एक बात समझो, डॉटर की वेडिंग में मिलता है तो वो डॉटर को एग्जाम्प्ट है, आपको एग्जाम नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मिसेस हेमाली को मिला है इसलिए एग्जाम नहीं है। बट यहाँ पे हुआ क्या है समझो, एक छोटी सी बात, आपको मिला है एफडी समझो, और एफडी इज नॉट अ कैश नाइदर अ बैंक डिपॉजिट, मतलब ये फिक्स डिपॉजिट है बट ना ही चेक से मिला ना ही बैंक से मिला, कैश नहीं होगा। तो अगर आप एफडी को आप कैश कंसीडर करोगे तो टैक्सेबल हो सकता है। दो व्यूज आएंगे यहां पे, एक यहां पे आपको दिया गया है सम ऑफ मनी 50,000 से ऊपर होना चाहिए, तो आप अगर सम ऑफ मनी में, फर्स्ट व्यू, सम ऑफ मनी में एफडी नहीं आता तो टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर आप यूएसए लेते हो कि सम ऑफ मनी में, अदर व्यू इज देयर, सम ऑफ मनी में टैक्सेबल हो जाएगा, तो फिर टोटल अमाउंट 51 प्लस 51 1,02,000 टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये एफडी में ध्यान रखना, दो व्यूज पॉसिबल है। नेक्स्ट, मिस्टर ए डीलर इन शेयर्स, ये कौन है डीलर इन शेयर्स, ओके, रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन, कैश गिफ्ट ऑफ 75 ऑन हिज एनिवर्सरी, एनिवर्सरी ठीक है, वो तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मैरिज होगा तो ठीक है। तो कैश गिफ्ट 75 एक्सीडिंग 50, यस टैक्सेबल, यस, तो एक टैक्सेबल हो जाएगा। बुलियन फेयर मार्केट वैल्यू 60 ऑन हिज बर्थडे 19th of June, तो बुलियन, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये सब एसेट है, और अगर वो 50,000 से ऊपर मिलता है विदाउट कंसिडरेशन, यस दैट इज टैक्सेबल, तो ये दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। प्लॉट ऑफ लैंड फरीदाबाद 1 जुलाई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख, मिस्टर बी परचेज लैंड इन अप्रैल 2008, तो अगर आपको ये 5 लाख में मिला है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, यस। नेक्स्ट, मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड सी हु इज डीलर इन शेयर 1000 शेयर्स ऑफ एक्स फॉर 400, द फेयर मार्केट वैल्यू 600,
मिस्टर ए सोल्ड दिस शेयर्स ऑन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। एक बात समझ लो, शेयर्स आर टू बी ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, बट ये कौन है? डीलर इन शेयर्स हैं, और उसके लिए शेयर स्टॉक इन ट्रेड हुआ, तो वो यहां पे नहीं आएगा अदर सोर्स में, वो पीजीबी में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे डैश कर दो। नेक्स्ट, 1st November A took possession of property building booked by him 2 years back at 20 lakh. Stamp duty value 32 lakh and on the date of booking 23 lakh. बोलो, he has paid 1 lakh by account pay check on down payment. Yes, तो यहां पे क्या कंसीडर करेंगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ बुकिंग 23, और इन दोनों का डिफरेंस देखो 110 से ज्यादा है, हाँ, तो यहां पे 23 लाख विल बी कंसीडरेशन नहीं, बट यहां पे हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर ए, उसने बाई किया है, मतलब उसको कैटेगरी नंबर 5 विथ लेस कंसीडरेशन 23 माइनस 20 3 लाख। 3 लाख इज एक्सीडिंग 50 और 20 का 10% 2 लाख, विच एवर इज हायर 2 लाख। क्या 3 लाख 2 लाख से ज्यादा है? यस, तो 3 लाख यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। ऑन 1st March he sold plot of land of फरीदाबाद for 7 लाख। हाँ, यहां पे अगर आप देखोगे फरीदाबाद में जो 5 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का गिफ्ट में मिला था ना, वो 7 लाख में सेल किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 लाख विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर बट गिफ्ट मिला था, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? याद करो, कैपिटल गेन में अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है जो टैक्सेबल है, तो वो एसेट की कॉस्ट होगी वैल्यू चार्ज अंडर सेक्शन 56 to 10 फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्ट, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो देखो, एक फरीदाबाद की प्लॉट मिला आपको 5 लाख में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, उसका आपने 5 लाख अदर सोर्स में टैक्स पे कर दिया। अभी वही लैंड आप 7 लाख में सेल कर रहे हो, तो 7 लाख कैपिटल गेन नहीं होगा, 5 लाख तो ऑलरेडी आपने अदर सोर्स में कंसीडर कर लिया, सिर्फ 2 लाख कैपिटल गेन में आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? 7, एक बार अदर सोर्स को और गिफ्ट को मिक्स किया, सॉरी अदर सोर्स गिफ्ट में है, रेसिडेंशियल स्टेटस और गिफ्ट को मिक्स किया। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब रेसिडेंट है कि नहीं है, और फिर रेसिडेंट है तो गिफ्ट कितना टैक्सेबल होगा, वैसे एक्सेट्रा। मिस बंसुरी चाइनीज नेशनल, नाम तो इंडियन है, गॉट मैरिड टू मिस्टर केशव ऑफ इंडिया इन बीजिंग ऑन 3rd February 23 एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया में आए। ओके, चाइनीज नेशनल। 14 February 2023 she left China on 11th of August 23 and she returned to India again on 28th February 24। ओके, चलो डेज काउंट करो कितना हो गए यहां पे। पहली बार 14 February 23 में आए, और अगर यहां पे देखोगे 23-24 में कितना होगा? 23-24, तो स्टे इन इंडिया 23-24, तो बोले 11th of August तक 133 डेज, और फिर से 20 फरवरी को आए तो 41 डेज 174, और प्रीवियस ईयर में सिर्फ 46 डेज। स्टेटस होगा नॉन रेसिडेंट। तो पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का स्टेटस चेक कर लेते हैं, नॉन रेसिडेंट। फिर नॉन रेसिडेंट होगा तो टैक्सेबल क्या क्या होगा? रिसीव गिफ्ट ऑन अ रिलेटिव एंड फ्रेंड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, एग्जाम नॉट ए रिलेटिव, मतलब रिलेटिव हो जाएगा ना, पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, स्पाउस के पेरेंट्स रिलेटिव है। मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की मैरिड सिस्टर, हाँ हस्बैंड की सिस्टर, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर्स आएंगे, मैरिड है नहीं मैरिड, नो मैरिड, रिलेटिव। और टू क्लोज फ्रेंड नहीं, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो 262 विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और यहां पे आपको पूछा गया है टैक्स लायबिलिटी। यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं ऑप्शनल टैक्स रेजिम, अजम्पशन लिख दो ऑप्शनल टैक्स रेजिम।
ओके, नॉन रेसिडेंट के लिए रिबेट नहीं है, 87 है, 87 है कि रिबेट नहीं है, तो 262 पे 5% और उसका 4% एजुकेशन, राउंड ऑफ 620 टैक्स आएगा। फिर यहां पे आपको ये पूछा कि डज इट मेक एनी डिफरेंस अगर फरवरी के बदले अगर जनवरी में आए होते, हाँ तो जनवरी में आए होते तो एक महीना बढ़ जाता, तो आपका टोटल डेज होता 205, 182 और मोर, यस रेसिडेंट, और एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये स्टेटस होता RNOR। हाँ, बट फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे 262 तो इनकम वही रहेगी, फर्क कहां पे पड़ेगा? टैक्स में। क्यों? क्योंकि अभी रेसिडेंट हो गए तो 87 की रिबेट मिलेगी ना, हाँ, तो फिर रिबेट में पूरा एग्जाम। समझ में आ रहा है? तो रिबेट का कंसेप्ट, रेसिडेंट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट का कंसेप्ट और गिफ्ट का कंसेप्ट, तीनों मिक्स करके पूछते हैं। सॉरी, चलो नेक्स्ट। हाँ, अभी यहां पे अगर आप देखोगे इलिस्ट्रेशन 8, मिस्टर हरी प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, अगर ये प्रॉपर्टी डीलर है ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। सोल्ड बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड, इसने क्या किया? उसके फ्रेंड राजेश को बिल्डिंग सेल की, कितने में? हु इज डीलिंग ऑटोमोबाइल स्पेयर्स, ठीक है, चलो वो बिल्डर नहीं है, ऑटोमोबाइल स्पेयर्स है, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट ₹90 लाख में ऑन 1/1/24, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 150, जिसकी हाँ, तो यहां पे दो तरह की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, एक एग्रीमेंट और एक रजिस्ट्रेशन। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब ये सेल किया तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, और जब एग्रीमेंट हुआ तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? तो यहां पे जब सेल हुआ तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी ₹150 लाख, बट जब एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट वाज हाउएवर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 140 लाख। तो पहले तो आपको ये देखना है, देखिए 43C हो, 50C हो या 56/10, सब जगह पे बात तो वही है, एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे या रजिस्ट्रेशन की। तो चेक करो, क्या आपने थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट बोले क्रॉस चेक से दिया था? अरे भगवान, अकाउंट पे ही चेक से दे देते, क्रॉस चेक नहीं चलेगा, तो यहां पे 150 लेना पड़ेगा, क्रॉस चेक यहां पे कवर नहीं होगा। क्रॉस चेक को क्रॉस कर दो, अकाउंट पे ही चेक ही चलेगा, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? 150। तो सोचो यहां पे 150 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और 90, डिफरेंस कितना है? 60 लाख। तो डिफरेंस 60 लाख है, कंसिडरेशन कितना है? 90, उसका 10% करो, 9 लाख। 9 लाख और 50 विच एवर इज हायर, 9 लाख। 50,000, 56/10 की 5th कैटेगरी, 50,000 और 9 लाख, विच एवर इज हायर, 9 लाख। क्या ये डिफरेंस 9 लाख से ज्यादा है? हाँ, तो ये 56/10 में
मिस्टर राजेश को 60 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। पहले ये समझ में आया। नेक्स्ट, डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन। मिस्टर रेड्डी परचेज द बिल्डिंग फॉर 75 लाख ऑन 12 जुलाई। हाँ, और हरि ने ये परचेज किया था, हरि परचेज्ड फॉर 75 लाख। तो हरि के लिए ये 150 लाख की प्रॉपर्टी हो गई। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है? 150 लाख। हरि को आया था 75 लाख में, तो यहाँ पे 75 लाख क्या हो जाएगी? मतलब 150 माइनस 75 लाख विल बी बिजनेस इनकम। और अगर यहाँ पे वुड यूर आंसर डिफरेंट इफ वो शेयर ब्रोकर होगा? हाँ, अगर वो शेयर ब्रोकर है तो इसके लिए कैपिटल एसेट, तो यहाँ पे 50C आएगा। अगर वो प्रॉपर्टी ले रहे तो इसके लिए बिजनेस, तो 43C आएगा। तो यहाँ पे 3 सेक्शन हुई, 56 to 10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, 43C है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर जब उसके पास वो स्टॉक इन ट्रेड था, 50C फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर दैट इज कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 150 लाख, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे 75 लाख में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पे 75 लाख क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर हरी स्टॉक ब्रोकर है तो उसको होगा 75 लाख का एसटीसीजी। अगर वो बिल्डर है तो पीजीबीपी 75 लाख हरी पॉइंट ऑफ व्यू से। राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से 60 लाख विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वन मोर थिंग, 194 आए यहां पे अप्लाई होगा। अभी टीडीएस का टॉपिक नहीं पूछा है, वरना वो भी आ जाता राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। 90 लाख पे टीडीएस आता 1%। ओके, वो क्या है वो हम आगे टीडीएस में देखेंगे, डोंट वरी। चलो, इतना क्लियर है। अभी मैंने जो ये शॉर्ट में लिखा ना, उसको आपको थ्योरी में समझाना पड़ेगा बहुत डिटेल में। कैसे? C2H समझ में आ रही है? अब इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? C2H सबसे पहले हरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर 43C है तो पहले 43C का पूरा प्रोविजन समझा। डिफरेंस 110 से ज्यादा है, हाँ, तो 43CA में ऑप्शन होगा एडॉप्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है? 75 लाख। वो क्या हो जाएगी आपकी? बिजनेस इनकम। यहां पे देखोगे 60 लाख क्या होगा आपका? अदर सोर्स, टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। समझ में आ रहा है? फिर यहां पे देखो, अगर ये हरी ब्रोकर है तो 50C, ओके, और 75 लाख क्या हो जाएगा इसके लिए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो है भाई, और इसके लिए तो 60 लाख का 60, मतलब बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क पड़ेगा? बोले बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो कॉमन ही रहेगा। समझ आ रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 9। Examine the following transaction in the context of Income Tax Act 1961. Mr. B transferred 500 shares of RP Limited, Private Limited, मतलब closed company, to Messrs. B Company Private Limited on 10/10/23 3 lakh when the market price was 5 lakh. The index cost of acquisition of Mr. B was computed at 445. The transfer was not subject to STT. Determine income chargeable incidents of Mr. B and Messrs. B Company Private because of the above said transaction. Any movable property received by negative consideration by any person. अब देखिए एक्चुअली पहले क्या हुआ करता था, 56 to 7 ऐसा टॉपिक था, फिर उन्होंने वो हटा के 56 to 10 किया और वो इन्हीं पर्सन के लिए कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए प्रोविजन है। 56 to 10 में क्या बोला है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय इनइक्विटी कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन
इज चार्जेबल टैक्स अंडर 56(2)(10). डिफरेंस कितना होना चाहिए? हाँ, तो यहां पे अगर आप देखोगे 3 लाख में सेल किया, जबकि मार्केट वैल्यू क्या है 5 लाख। डिफरेंस कितना है? हाँ, तो 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। और एज पर 50CA कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, एक ऐसा 50CA भी देखा था हमने कैपिटल गेन में। देखो यहां अगर आप अनलिस्टेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर करते हैं और वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम प्राइस पे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स। तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे किसने किसको कैसे ट्रांसफर किया है, बोले 3 लाख व्हेन मार्केट प्राइस इज 5, तो 3 लाख में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे 3 लाख नहीं आएगा, क्या आएगा? 5 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख माइनस 445, 55,000 टैक्सेबल इन द एंड्स ऑफ बी। मतलब बी को 5 लाख होगा और जो कंपनी जिसको मिला है उसको 2 लाख टैक्सेबल होगा। मिस्टर सीजियन इज एन एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, टैक्सेबल सैलरी 5 लाख, रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 1 लाख फ्रॉम आत्मा चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर कोई रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से आपको गिफ्ट देता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पर्पस कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Illustration 10. ABC Private Limited closed deal company issues 10,000 shares at 130. Face value 100, market value 120. याद करो 5627B। प्रीमियम्स इश्यू किया है, हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है, हाँ, तो 10 रुपए पर शेयर, 10,000, 1 लाख विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ए रिसीव्ड एडवांस ऑफ 50,000, ओके, एडवांस रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड 1 अप्रैल 2014 के बाद, यस, टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज 5629। नेक्स्ट, मिस्टर एन, member of his father's HUF, transfer property to HUF without consideration, value of house is 10 लाख। हाँ, तो अगर मेंबर और HUF में ट्रांसफर होता है तो वो रेडी हुआ, तो वहां पे टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा ना, ये 10 हो जाएगा। एज आई सेड पहले 7 हुआ करता था, यहाँ पे 10 हो जाएगा। दोनों जगह पे 56,277 जो है उसको 10 कर देना, क्योंकि May 16 में तब 7 हुआ करता था, फिर वो मर्ज हो गई प्रोविजन। कुमार गिफ्टेड कार, कार इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एसेट, कार इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, कार यहां पे इंक्लूड नहीं होगी। प्रॉपर्टी का जो लिस्ट दिया है उतनी प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे हम। ये गलत आंसर आ गया है यहाँ पे। आंसर डिफरेंट आ गया है यहाँ पे, सजेस्टेड आंसर। MLX Investment Private Limited, incorporated in 1718, having paid up capital of 10 lakh. In order to increase capital, company further issued 1 lakh shares, face value 100 on 1st August, fair market value 85. Okay, अब यहाँ पे देखो 100 है, fair market value 85 है। Tax implication of above and the ends of company, assuming it is only transaction during the year. इश्यू कितने में किया? एट पार। एट पार मतलब अगर आपने
100 पे किया। अब देखिए एक बात समझ लो, एट पार या डिस्काउंट से करोगे ना तो जो 5627B जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पे नथिंग टैक्सेबल। विल आंसर चेंज इफ शेयर्स इश्यूड एट 105 प्रीमियम से, हाँ, तो फिर यहां पे इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू 20 रुपीज विल बी टैक्सेबल पर शेयर। व्हाट विल यू आंसर इफ शेयर इश्यूड एट 105, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू 120 है, तो भी नील। तो यहां पे फर्स्ट में नील, सेकेंड में 20 रुपीज और थर्ड में नील मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। इसका आंसर मैं यहां पे दिखाता हूं, आपको देख लो और अपडेट कर लो। ये है इसका आंसर, देखो यहां पे 5627B। ओके, तो यहां पे पार पे है इसलिए नो अमाउंट इज चार्जेबल। यहां पे 20 रुपीज इंटू शेयर, और यहां पे भी प्रीमियम से नहीं है, तो प्रीमियम से तो है बट मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं है, तो यहां पे भी नथिंग वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। नील 20 नील, समझ में आ गया? तो ये नोट डाउन कर लेना आंसर। चलो, इज इट क्लियर? Compensation or another payment received in a connection with termination of his employment। अगर मान लीजिए आपको कोई कंपेंसेशन मिला है एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करने के लिए, तो भी इसी पर्टिकुलर रेट में चार्जेबल होगा। 56/2/11। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 अभी पेंडिंग रखो, सीधे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। Question number 10. List out certain income which are chargeable to income from other sources only if not chargeable to PGBP। अभी देखिए स्टार्टिंग में हमने लिस्ट देखा था पूरा, जहां पे ऐसा बोल रहे थे 56(2) में दिस इनकम इफ नॉट चार्जेबल टू PGBP, इफ नॉट चार्जेबल टू PGBP, वो सारी सेक्शन यहां पे आ रही है, ठीक है। उसमें से फर्स्ट है सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर SSE फ्रॉम हिज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू PF। याद करो, तो एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है, एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर SSE फ्रॉम एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू PF, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। और फिर वो एक्सपेंस कब होगा? अगर आप वो टाइम लिमिट में डिपॉजिट कर देते हो, PF का टाइम लिमिट,
इज इट क्लियर? फिर 56.2 इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट फर्नीचर लेट ऑन हायर, वो भी मैंने आपको बेसिक 56.2 में करवाया था। अगर मशीनरी प्लांट फर्नीचर आपका देने का रेंट पे देने का बिजनेस ही है तो पीजीबीपी, अगर रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है, पड़ा हुआ है मशीनरी और आप किसी को रेंट पे देते हो तो क्या हो जाएगा? अदर सोर्स। इनसेपरेबल रेटिंग मतलब कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट, और जिसमें इनसेपरेबल है तो पूरा का पूरा कहां पे आ जाएगा? अदर सोर्स। ये ब्रेक में कर दिया 9 क्वेश्चन, हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। चलो, इज इट क्लियर? सेम वे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सिक्योरिटीज में जो भी इंटरेस्ट मिलता है, अनलेस अनटिल आपका सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का बिजनेस है तो फिर पीजीबीपी, वरना यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में चार्जेबल कैसे होगा? बेसिस ऑफ चार्ज योर रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज रेगुलरली फॉलोड बाय एसएससी। बट यहां पे सिक्योरिटी का पूरा एक एग्जेम्पशन का लिस्ट है, बट इसमें से 10-15 में तो पूरा लिस्ट आता है। बट यहां पे आपके सिलेबस रिलेटेड जो भी है थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि नॉर्मली अगर आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा, बट ये जो लिस्ट है वो एग्जेम्प्ट है। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट आपको मिला, प्रीमियम रिडेम्पशन और अदर पेमेंट, नोटिफाइड बॉन्ड्स, एन्युटी, अदर सर्टिफिकेट इज एग्जेम्प्ट एंड लिमिट द स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन। अगर मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो उसमें इंटरेस्ट 3500 तक एग्जेम्प्ट रहेगा और ज्वाइंट अकाउंट में 7000 तक एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये आप याद रख लेना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ओके, सिंगल अकाउंट होगा तो 3500, ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000। फिर यहां पे हमने आगे देखा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उस पे अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट मिला एग्जेम्प्ट। और बॉन्ड ऑफ लोकल अथॉरिटी और स्टेट पूल फाइनेंस एंटिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट पूल फाइनेंस एंटिटी? मीन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, पूल फाइनेंस मिलता है। ओके, इन शॉर्ट लोकल और स्टेट गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड बाय सीजी की जो बॉन्ड्स हैं उस पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये सारे इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट में आएंगे, एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट। ओके, बैंक का तो टॉपिक, बैंक का तो पूरा चैप्टर ही हटा दिया। ओके, वो एक्चुअली रखना चाहिए था, एडवांस अकाउंट में आपको बैंक का एक चैप्टर रखना चाहिए था, ठीक है, बट ठीक है हटा दिया तो अभी हम क्या कर सकते हैं। बैंक में क्यों बैंक का रखना चाहिए था? जस्ट बिकॉज बैंक का ऑडिट बहुत ही क्रूशियल है, और बैंक का ऑडिट जो क्रूशियल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अकाउंटिंग जो है वो आपको समझने की जरूरत थी। नो डाउट ऑडिट ऑफ बैंक, बैंक का ऑडिट रखा है, अब उसका अकाउंट में से निकाल दिया। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जब बैंक का प्रैक्टिकल अकाउंट आता था तो वहां पे आपको दिया गया था कि बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो।
CRR SLR ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो RBI बताते हैं बैंक को मिनिमम रखनी। और हाँ, इकोनॉमिक्स में भी आता था। अगर मान लीजिए बैंक की SLR सिक्योरिटीज है, मतलब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी, बैंक में उतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा सेफ्टी के लिए, तो वो तो कंपलसरी है, बैंक उसमें इन्वेस्ट करेंगी फिर से ही, और उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो PGB में ही टैक्सेबल होगा। बट मान लीजिए बैंक ने नॉन SLR में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है उसका, अरे एक बात समझ लो, बैंक का बिजनेस क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट गिविंग लोन्स, तो बैंक का तो बिजनेस ही इन्वेस्ट करने का है, समझो, फाइनेंस से डील करने का है। तो बैंक कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगी, चाहे SLR हो चाहे SLR ना हो, बराबर है, वो इंटरेस्ट जो भी मिलेगा बैंक को PGBV में ही आएगा। तो इसका एक सर्कुलर था, ओके, वो क्लैरिफाई कर दिया, अभी क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं थी। बैंक का जो भी इन्वेस्टमेंट का इनकम होगा ना, वो ऑब्वियसली PGBV में ही आएगा, अदर सोर्स में नहीं आएगा। Scheme and insurance policy, we very well know that sum allocated by way of bonus on policy chargeable under income from other sources if it is not chargeable to section 15 salary, section 28 PGBP. If such sum is received by person other than employer who took the policy, an employee in whose name policy was taken. एक बात समझ लो, अगर एम्प्लॉय को फंड मिला, एम्प्लॉय मतलब की पर्सन है, मैंने आपको सैलरी में भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी समझाई थी, PGBP में भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आई थी, अदर सोर्स में भी आ रही है। मान लीजिए कोई कंपनी के की पर्सन की बात हो रही है और की पर्सन जो है उसकी पॉलिसी ली गई है और वो पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट एम्प्लॉय को मिल रही है, सैलरी एम्प्लॉयर को मिल रही है, बिजनेस कर रहे हैं PGBP, एम्प्लॉयर को मिल रही है बट बिजनेस नहीं है, अदर सोर्स, ओके। फिर हमने कहा कि ये रेसिडुअल हेड है, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। रेसिडुअल इनकम मतलब क्या है, 56(1), जिसमें बोला था अगर अर्लियर 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होगा तो वो यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। रेसिडुअल इनकम या रेसिडुअल हेड, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज ऑफ MPs एंड MLAs, तो ये मैंने बताया था आपको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उसकी सैलरी कहां पे टैक्सेबल होगी। बोले क्या उसको जो सैलरी मिल रही है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से है, नहीं। क्या उसका नेतागिरी का बिजनेस है, बोले नहीं। हाँ, बिजनेस तो नहीं करते, बोले प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा कमा रहे, ठीक। ना ही कैपिटल गेन है ना ही हाउस प्रॉपर्टी है, तो कहां पे टैक्सेबल होगा, बोले और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अदर सोर्स। तो MLAs और MPs की जो भी सैलरी होगी कहां पे टैक्सेबल हो जाएगी, अदर सोर्स। बट यहां पे एक ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था एक सेपरेट चैप्टर आता था एग्जेम्पशन, वो हटा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, बोले जो जो टॉपिक आएगा ना उसमें जो जो एग्जेम्पशन आएगा ना, सेक्शन 10 पूरा का पूरा एग्जेम्पशन का है, उसकी सारी सब क्लोजेस, ओके। तो उन्होंने क्या किया, बोले जो टॉपिक आएगा ना, बेटर तो वही होगा ना जो टॉपिक के साथ ही एग्जेम्पशन बोल दे। तो यहां पे सेक्शन 10(17) मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विल बी एग्जेम्प्ट वाइड फॉलोइंग। तो अगर MPs और MLAs को डेली अलाउंस मिल रहा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट लिस्ट है। कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ MPs, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ MLAs, तो ये जो अलाउंसेस हैं उन लोगों को पूरा एग्जेम्पशन मिलता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि 10(17) हटा दे क्यों नहीं। देखो, आपको ये MLAs MPs है, उसको घर मिलता है, जमीन मिलती है, ड्राइवर मिलता है, कार मिलती है, और जब घर आपने दिया है, कार आपने दिया, ड्राइवर आपने दिया है, और किसके अलाउंस चाहिए, बोले आप गवर्नमेंट की गाड़ी में तो घूमते हो, तो वो सारे अलाउंस भी मिल रहे और सारे अलाउंस एग्जाम भी हो रहे। ये क्या बात हुई, और फिर ऊपर से मलाई, वो तो अलग, ओके। इन सभी पे टैक्स लगाना, जो टैक्स भरो। और अभी देखिए एग्जामिशन में काफी सारे अदर एग्जामिशंस भी हैं
जो अर्लियर कवर नहीं हुए तो बोले यहां पे कवर कर लो, जो एग्जेम्पशंस अर्लियर कवर नहीं हुए उसको आप यहां पे कवर कर लो। तो देयर आर अदर एग्जेम्पशंस आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम व्हिच आर एज फॉलोस। जैसे हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। मान लीजिए आप नॉन रेसिडेंट हो और आपने इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन किया है और आपका फॉरेन में जो भी पैसा कमा रहे हो ना उसको इंडियन बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर रहे हो, एनआरई अकाउंट जिसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एनी इनकम पे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट ऑफ एनआरई अकाउंट इन एनी बैंक इन अकॉर्डेंस विद द फेमा के हिसाब से और रूल्स मेड देयर अंडर। ओके, इफ सच पर्सन इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज डिफाइंड बाय फेमा और परमिटेड बाय आरबीआई, तो इसको जो भी इंटरेस्ट एनआरई में मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नॉर्मल इंटरेस्ट अदर सोर्स में आता है, बट अगर एनआरई अकाउंट में इंटरेस्ट मिला तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, याद रखना। फिर कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन डिजास्टर, भोपाल गैस में डिजास्टर हुआ था तो स्पेसिफिकली भोपाल गैस का डिजास्टर के लिए जो भी कंपेंसेशन मिला वो एग्जाम किया गया। बोले ऐसे डिजास्टर लिखने जाओगे तो 10 BC का 10Z तक हो जाएगा। ओके, तो भी एक एक का क्या लिखने जाएंगे, इसलिए 10 BC में जनरल दे दिया। बोले कोई भी डिजास्टर हो कंपेंसेशन मिलेगा गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट। डिजास्टर बोले तो सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ और ह्यूमन सफरिंग, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट एटसेट्रा। ओके, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए। नेचुरल भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है, मिशअप, कैलेमिटी, या मतलब नेचुरल या मैन मेड कोई भी डिजास्टर हो सकता है। अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मान लीजिए, ओके, उसमें गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन दिया। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने बोला जिसकी भी डेथ हुई सब लोगों को 5-5 लाख दे दो। अभी सोचिए, एक तो किसी की जान गई है, ओके, और 5 लाख गवर्नमेंट दे रहे हैं। अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएंगे, चलो लाओ टैक्स लाओ, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो यहाँ पे 10 BC एक्सेम्प्ट। कोई भी डिजास्टर का गवर्नमेंट की ओर से कंपेंसेशन मिला है, क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग एक लॉजिक आप समझो। ओके, सपोज आई एम द गवर्नमेंट, ओके, और वो कंपेंसेशन दे रहे 5 लाख, फिर बोलेंगे अब ये 5 लाख पे 10% टैक्स लाओ, तो भाई कंपेंसेशन कम दे दो भाई, टैक्स क्यों लगाते हो, लॉजिकल है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही कंपेंसेशन है, उसी पे टैक्स लेना है, तो टैक्स लेने की बात ही नहीं उसमें, ठीक है। सेम वे कोई स्टूडेंट को एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलती है, 10-16 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, एग्जाम्प्ट, इरिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सोर्स, गवर्नमेंट जरूर नहीं है, कोई भी स्कॉलरशिप देगा, पढ़ाई के लिए चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टूडेंट को क्यों टैक्स लेना स्टूडेंट से, ठीक है। अवार्ड फॉर लिटरली साइंटिफिक आर्टिस्टिक वर्क अवॉर्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो होता है ना नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, आईफा अवार्ड की बात नहीं हो रही, ओके, नेशनल या स्टेट अवार्ड जो गवर्नमेंट देते हैं, वो अवार्ड में कोई भी आर्टिस्टिक वर्क के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए, लिटरली के लिए जो भी मिलता है वो एग्जाम्प्ट। सेम वे पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम सेटअप बाय LIC, मान लीजिए पेंशन स्कीम LIC में सेटअप किया, तो आगे ATCCD आएगा जिसमें पेंशन फंड सेटअप बाय दी LIC है, उसमें आप एवरी सैलरी का कंट्रीब्यूशन करते हो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हो, एक साथ कॉम्पिटेड पेंशन जो भी मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट सिर्फ LIC और अप्रूव्ड बाय RDA है उसी को एग्जेम्पशन मिलेगा, ओके, और किसी को नहीं। कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर received from local authority by individual or his or her legal heir is taxable, करेक्ट नहीं है।
एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना 1010 BC। स्टेट विद रीजन, ट्रू और फॉल्स। नहीं, टैक्सेबल और नॉट, टैक्सेबल और नॉट। ओके, Suri received 5 lakh as a compensation from Yatra Foundation towards loss of property for flood disaster at Chennai। फ्लड डिजास्टर, एक बात यहां पे समझ लो, गवर्नमेंट से मिलेगा तो ही एग्जेम्प्ट है, यात्रा फाउंडेशन से मिलेगा तो एग्जेम्प्ट नहीं है। मतलब प्राइवेट से मिलेगा डिजास्टर के लिए तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सुमन रिसीव्ड एडवांस ऑफ 3 लाख। अरे कोई ट्रस्ट या फाउंडेशन से लेना है ना तो उसको बोल दो गिफ्ट दे दिया, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Suman received advance of 3 lakh to transfer his property since transfer was not affected during the previous year। हाँ, तो यहां पे एक्चुअली ये 2005 का मामला है, यहां पे कर दो 23। अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा 1414 के बाद टैक्सेबल। Federer non-resident residing in Sweden received rent from Nadal non-resident residing in France in respect of property taken on lease Mumbai। Since income is received outside India, it cannot be chargeable। याद करो सेक्शन 9, एक्चुअली क्या ये सब मिक्स में पूछा है, तो यहाँ पे सेक्शन 9 भी आ सकता है। डीम टू अक्रूर एज इन इंडिया, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डीम टू अक्रॉस इन इंडिया सेक्शन 9, जिसमें क्या होगा 911 ऑल इनकम राइजिंग फ्रॉम डायरेक्टली थ्रू प्रॉपर्टी इन इंडिया। क्योंकि प्रॉपर्टी कहां पे, इंडिया में है ना, प्रॉपर्टी मुंबई में, टैक्सेबल। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन पेमेंट ऑफ 1 लाख बीइंग इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट विद एसबीआई। अब यहां पे टीडीएस का कंसेप्ट है, interest of 1 lakh differing deposit is income chargeable to tax as income from other sources in the hands of this। और रही बात टीडीएस, तो टीडीएस 194 आएगा। तो अभी हमने टीडीएस का कंसेप्ट नहीं किया, जब आएगा तब वहां पे कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नॉन टैक्सेबिलिटी पूछा गया था तो वो हमने कर लिया। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करके आना है, ये होम असाइनमेंट मैंने दिया है उसको सॉल्व करके आना है। रिमेनिंग टॉपिक हम करेंगे और होम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। यू नीड टू डू दिस होम असाइनमेंट, 7 क्वेश्चंस है, तो ये सब आप खत्म करके आना। ओके, रिमेनिंग टॉपिक विथ होम असाइनमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।